हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी अकेडमी में। आज हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत एक नए विषय वस्तु के साथ यहाँ पर आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो विषय है भूगोल, और भूगोल में हिमालय टॉपिक को लेकर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो प्रश्न है वो हिमालय से संबंधित है। दूसरी बात है कि करंट में भी अगर हम देखें तो हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में हिमालय की जो कह सकते हैं कि परिस्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, वो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गतिविधियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिसमें कई बार भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा वहाँ पर घुसपैठ की स्थिति भी देखी गई है। तो हिमालय का कहीं ना कहीं जो एरिया है वो हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है, इसलिए हमने आज का जो प्रश्न लिया है वो हिमालय से लेकर है। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न है वो क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसके एक आंसर फ्रेमिंग को भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपके अगर हिमालय से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उनकी आंसर फ्रेमिंग कैसे करेंगे। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो है हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बात रखी गई है हिमालय के बारे में चर्चा करनी है, और हिमालय में किस तरह की चीज़ें चर्चा करनी है, भूस्खलन को लेकर आपको बताना है कि हिमालय जो होता है भूस्खलन के प्रति अत्यधिक अर्थात बहुत ज़्यादा वहाँ पे भूस्खलन आपको दिखाई देते हैं। इसके क्या कारण हैं, तो वहाँ पर आपको कारण बताने हैं कि हिमालय में भूस्खलन ज़्यादा क्यों आते हैं, और दूसरा इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, भूस्खलन आने की दर को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसको लेकर आपको बताना है। तो बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रश्न की बात करें तो शब्द जो हैं वो आपको 200 शब्दों में यहाँ पर इसको आंसर लिखना है। 200 शब्द हैं आपके, मिनट 9 रहेंगे। एग्ज़ाम है यूपीएससी में, क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और भूगोल जो आता है वो पेपर जीएस पेपर 1 में यहाँ पर आता है। विषय जैसा कि मैंने बताया आपका भूगोल का है, और उप विषय है हिमालय में भूस्खलन की घटना। तो आज का ये टॉपिक है, इसी को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हम लेकर समझने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रश्न को फ्रेम्ड करने जाएंगे तो यहाँ पर सवाल आता है कि आप भूमिका में क्या लिखेंगे। तो भूमिका में यहाँ पर आपको हिमालय में भूस्खलन की घटना के बारे में पूछ रहा है, तो हम परिभाषा के रूप देंगे, अर्थात जो आपकी भूमिका होगी वो भूस्खलन को परिभाषित करते हुए आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे भूस्खलन क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भूस्खलन का जो तात्पर्य है वो होता है कि भूमि या स्थलखंड का कोई भाग ढाल प्रवणता मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, ढाल प्रवणता अथवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर मलबे के रूप में सरक जाए। कहने का मतलब आपकी कोई चट्टान या भूमि का जो भाग है वो किसी न किसी कारण या ढाल के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है और वहाँ पर गिरने के बाद मलबे के रूप में वो तब्दील हो जाता है, जिससे उस घटना को भूस्खलन कहा जाता है। सिंपल सा है, ठीक है। ये पहाड़ हो गया, पहाड़ का ये कोई भाग हो गया, वो धीरे धीरे यहाँ पर सड़क के नीचे यहाँ पर कोई आ जा रहा हो, सड़क हो या कोई क्षेत्र हो, वहाँ पे आके गिर जाए, जिसके कारण यहाँ का जो काम हो रहा हो वो आपका बाधित हो जाए। तो ऐसी घटना को हम कह देंगे कि क्या हो रहा है, भूस्खलन की घटना हुई है। क्या बोलेंगे, भूस्खलन की घटना हुई है। और ये अक्सर आप उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो उन रास्तों पर ये भूस्खलन की घटनाएं अक्सर सुनने को हमें मिलती हैं। भूस्खलन से होता क्या है, भूस्खलन जो होता है हमारी जैव विविधता के लिए जनधन अर्थात सामाजिक और आर्थिक नुकसान इससे आपको काफ़ी होता है। तो वहाँ पर भूस्खलन कारण मान लीजिए इस रास्ते से कोई आ जा रहा हो, उस पर गिर जाए, कोई बस आ जा रही हो, उस पर अगर गिर गया तो वहाँ पर उससे में बैठे लोग वहाँ पर उसको नुकसान होगा। जो पार्ट मान लीजिए यहाँ पर जो था वो सरक गया है, वहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ होंगी या जीव जंतु रहते होंगे उनको वहाँ पर नुकसान होता है। और जिस चीज़ की हानि हो रही है, ट्रक की हानि हो रही है, तो उसको वहाँ पर आर्थिक तौर पर उसकी भी हानि होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भूस्खलन के कारण जैव विविधता, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की स्थिति भी आपको देखी जाती है। तो हमने भूस्खलन की परिभाषा को समझा दिया, और उसके साथ साथ क्या किया, हमने उसके प्रभावों की भी चर्चा कर ली कि किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। अब इसके सेकंड एस्पेक्ट पर जाते हैं, दूसरी चीज़ों की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर भूस्खलन आता क्यों है। हिमालय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूस्खलन के आने के कारण क्या हैं।
तो यहाँ पर ऐसे कुछ कारण दिखाई देते हैं, ऐसे 6 कारण यहाँ पर हैं। पहला है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका भूगोल आपका कंप्लीट होगा तो हिमालय कैसा पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और उस नवीन वलित पर्वत में एक ऐसा पर्वत नवीन है तो उसमें क्या हो रहा है? निरंतर उत्थान की प्रक्रिया हो रही है, अर्थात अभी वो बढ़ ही रहा है, अभी उसमें परिवर्तन लगातार चल ही रहे हैं, अभी वो विकसित ही हो रहा है। तो निरंतर वो इसमें उत्थान की प्रक्रिया चल रही है। और जब किसी चीज़ में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, लगातार उसमें उत्थान हो रहा हो, तो उसके कारण क्या होता है? कोई एक संगठित सुसंगठित संरचना वहाँ पर नहीं बन पाती है, कोई स्थिरता वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उसके कारण क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानें होती हैं वो सुसंगठित नहीं होती हैं और समायोजित नहीं हो पाती हैं। और जब चट्टानें सुसंगठित एवं समायोजित नहीं हो पाती हैं तो उससे क्या होगा कि उसमें भूस्खलन की घटनाएं, तो चट्टानें कमज़ोर होंगी, शिथिल होंगी, और जो कमज़ोर और शिथिल होंगी तो वो क्या होंगी? भूस्खलन के रूप में वहाँ पर ढाल प्रवणता के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसी हलचल कारण वो ऊपर से नीचे की ओर मलबे के रूप में सरक जाएंगी। तो एक तो ये कारण होता है कि हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है जिसमें लगातार उत्थान की प्रक्रिया चल रही है, जिससे उसकी चट्टानें जो हैं वो सुसंगठित और समायोजित नहीं हो पाती हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने से, दबाव पड़ने से वहाँ पे चट्टानें जो होती हैं शिथिल पड़ती हैं और वो सरक कर नीचे आ जाती हैं, जिससे भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है अत्यधिक भूकंपीय प्रवण क्षेत्र। अत्यधिक भूकंपीय प्रवण क्षेत्र था, अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं भी देखी जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो आपका हिमालय की जो संरचना का निर्माण हुआ है, अगर आपको पता है तो वो किसके कारण हुआ है? प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण, प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण। उसमें क्या हुआ था? उसमें आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, जिसके कारण वहाँ पर आपकी इंडो यूरेशियन जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के जो होती है नीचे छेपित हो गई है, और उसी के कारण वहाँ पर जो होता है, उसी के ऊपर जो होता है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जब भी इन प्लेटों के बीच प्लेट विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, इनमें हलचल होती, इसमें कोई क्रिया होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? भूकंप होता है। और जब भूकंप आता है तो उससे क्या होता है? भूस्खलन की घटना होती है। उससे आपकी जो चट्टानें हैं, जो हिमालय की जो मिट्टी है या फिर चट्टानें हैं, वो शिथिल पड़ती हैं भूकंप कारण, और उसके कारण वहाँ पर क्या होता है? सरक जाती हैं, भूस्खलन होता है, और कई बड़े आपके जो पार्ट हैं हिमालय के भूस्खलन के रूप में वो नीचे गिरने लगते हैं। तो वहाँ पर एक घटना ये देखी जाती है कि भूकंपीय प्रवण क्षेत्र है, दूसरा नवीन वलित पर्वत है। तीसरी जो पॉइंट यहाँ बताया गया है कि अत्यधिक वर्षा होने से मृदा की संरचना कमज़ोर पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जैसे बरसात का जो टाइम आता है तो वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, और ज़्यादा बरसात होने से, ज़्यादा वर्षा होने से जो मिट्टी होती है वहाँ की, उस पर लगातार अगर आप पानी डालते रहें तो क्या होता है? मिट्टी की जो संरचना होती है, उसके जो कण होते हैं, जो संरचना होती है, वो संगठन होता है मिट्टी का, वो धीरे धीरे क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है, खुल जाता है, और उसके कारण वो शिथिल पड़ती है, और जब शिथिल पड़ती है तो अलग होती है, और अलग होती है तो वो सरक कर पर्टिकुलर कोई पार्ट नीचे भी चला जाता है। तो ये भी देखा जाता है बरसात के दिनों में, वहाँ पर भूस्खलन की घटनाएँ अक्सर देखने को मिलती हैं। आप वहाँ पर न्यूज़ में सुनते होंगे कि ज़्यादा बरसात होने के यहाँ पर इस क्षेत्र में, कहीं हिमाचल में, कहीं उत्तराखंड में, तो कहीं आपको जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटना हो गई है। इसके अतिरिक्त एक और घटना होती है बादलों का फटना। कि बादलों का फटना क्या होता है? अचानक से बहुत कम समय बहुत ज़्यादा तीव्र वर्षा होने के कारण वहाँ पर चट्टानें जो होती हैं बहुत तेज़ी से शिथिल होती हैं, उसके दबाव को नहीं सह पाती हैं। पानी के जो दबाव होता है, जिस स्पीड से वो आती हैं, उतना उस दबाव को वो नहीं सह पाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर चट्टानें शिथिल पड़ती हैं, और चट्टानें शिथिल पड़ने के कारण वहाँ पर फिर से एक बार भूस्खलन की घटना आपको देखने को मिलेगी। पांचवा कारण बताया गया मानवीय क्रियाएं। कैसी मानवीय क्रियाएं? आधारभूत ढांचे का निर्माण के कारण। आधारभूत ढांचे का निर्माण, सड़कें हो गई, बांध हो गया, आपके पुल हो गए, इत्यादि चीज़ें जो आप बना रहे हैं, उसके कारण क्या पड़ रहा है? हिमालय पर जो क्षेत्र है उस पर एक दबाव पड़ रहा है, और जब वो दबाव को वो सहने योग्य नहीं रह जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है? शिथिलता आएगी चट्टानों में, और शिथिलता के कारण फिर वहाँ पर भूस्खलन की आपकी घटनाएँ वहाँ पर बढ़ती हैं। तो भारत जो भी यहाँ पर
सरकार द्वारा या फिर अन्य राज्यों के द्वारा जो भी वहाँ पर संरचनाएं वहाँ पर विकसित की जा रही हैं वो भी एक निश्चित स्तर तक सहन क्षमता है हिमालय की, उससे ज़्यादा होने की स्थिति में वहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और एट द लास्ट यहाँ पर एक और कारण बताया गया है कि वनोन्मूलन, कि जिस तेज़ी से वहाँ पर वनों की कटाई हो रही है उसके कारण भी क्या हो रहा है कि प्राकृतिक तौर पर वहाँ पर चीज़ों के विपरीत स्थितियाँ देखी गई। वन जो होते हैं जो मिट्टी को संरचना को बांध के रखने का काम करते हैं, और अगर आप उनकी कटाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो उनकी संरचना है वो शिथिल पड़ जाती है, और उस शिथिलता के कारण क्या होता है उसमें भी फिर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। उसके कारण क्या होता है, ऊपर के कोई भी घटना होती है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर कमज़ोर है, थोड़े से झटके लगे तो वहाँ पर आपको भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में आने के कई सारे यहाँ पर आपको रीज़न देखने को मिलते हैं, चाहे वो भूकंप हो, वनोन्मूलन की घटना हो, आधारिक संरचनाओं का निर्माण करना हो, बादल का फटना हो, ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होनी हो, या फिर आपका भूकंपीय प्रवण क्षेत्र हो। तो ऐसे 6 अलग अलग कारण वहाँ पर बताए, आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में कि इन कारणों से यहाँ पर आप इनको डिटेल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप इनको डिटेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर या पॉइंट में लिख करके कम से कम शब्दों में चीज़ों को लिख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके मुख्य भाग का पहला पार्ट, जहाँ पर हमने चर्चा कर ली कि हिमालय क्षेत्रों में जो भूस्खलन आते हैं उसके क्या कारण हैं। लेकिन इस प्रश्न में दूसरी चीज़ भी पूछी गई है कि हिमालय के भूस्खलन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हम मुख्य भाग के सेकेंड पार्ट में अब चर्चा करेंगे इसके भूस्खलन को रोकने के उपायों को लेकर। देखिए, भूस्खलन को रोकने को लेकर हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी 5-6 कारणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण यहाँ पर जो दिया गया है क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ है हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में खनन के कार्य को रोकना। क्या करना, हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में खनन के कार्य को रोकना। तो जो भी वहाँ पे खनन के कार्य चल रहे हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, किसी को ठेके पे दिए गए हैं, किसी के द्वारा जो भी किया जा रहा है, उस खनन के कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए उसे रोक देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खनन करते हैं तो खनन के कारण क्या होती है, जो उनकी संरचना है उस पर दबाव पड़ता है, उनमें शिथिलता आएगी, और उन पर फिर किसी प्रकार का जो दबाव पड़ेगा, थोड़ा सा भी झटका पड़ता है, कोई भी वहाँ पे दबाव पड़ेगा, वो तुरंत क्या होंगे, बिखर जाएंगे, और उससे भूस्खलन की घटनाएं वहाँ पर ज़्यादा वृद्धि होगी। तो किसी भी प्रकार के जो खनन कार्य चल रहे हैं हिमालय क्षेत्रों में, उसे सर्वप्रथम यहाँ पर रोका जाना चाहिए, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो संवेदनशील है, जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आधारभूत संरचना निर्माण में भूवैज्ञानिकों की सलाह लेनी चाहिए। अर्थात कहीं भी यदि आप बांध बनाने जा रहे हैं, सड़कें बनाने जा रहे हैं, पुल बनाने जा रहे हैं, या अन्य कोई भी आधारिक संरचना का निर्माण करने जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को लेकर आप भूवैज्ञानिकों से सलाह अवश्य लें, उनसे मशविरा करें कि क्या इन क्षेत्रों में कितने बड़े प्रोजेक्ट को हम संचालित कर सकते हैं, उससे क्या वहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, कितने तरीके से बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको भूवैज्ञानिकों से सलाह मशविरा अवश्य करना चाहिए। वहाँ पर ऐसे नहीं कि वहाँ पर रोके जाने के बाद भी आप वहाँ पर उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य करें, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट के बजाय इसके नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप उनको निर्माण भी कर दें, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, तो वो तो खराब होगा ही, साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को, जनधन, जैव विविधता, सभी को वहाँ पर नुकसान होगा। तो इसलिए वहाँ पर सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। तीसरा है वनारोपण प्रक्रिया में वृद्धि। तो जो वनोन्मूलन की घटना थी उसको तो रोकना ही है, साथ ही साथ आपको वनारोपण क्षेत्रों में वृद्धि करनी चाहिए, बड़ी मात्रा में वनों को लगाना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि वन जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो मिट्टी की संरचना को बांधने का काम करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, उसको, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, जितने ज़्यादा वनारोपण होंगे उतने ही ज़्यादा मिट्टी और चट्टान जो होगी वो आपको मजबूत होगी, उनकी जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी, शिथिलता कम होगी, और इससे कहीं ना कहीं भूकंप, भूस्खलन की जो घटनाएँ हैं उनमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो वनारोपण की प्रक्रिया में वृद्धि करना और वनोन्मूलन को यहाँ पर रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चौथा जो पॉइंट है, निर्माणकारी प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा। तो कोई भी निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले एक समीक्षा करनी चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पर बनाई जानी है, अगर उसमें किसी भी तरीके के इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो उससे कितना बड़ा और किन किन लोगों को उससे प्रभावित पड़ेगा, किन पर प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मकता कितनी हो सकती है, नुकसान हमें कितना हो सकता है। अर्थात एक तरीके से बोला जाए तो वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य आप करते हैं उसको
उसके नकारात्मक प्रभावों को ज़रूर जान लें कि यदि यहाँ पर चलिए मान लें हम पुल बनाते हैं या फिर मान लेते हैं हम बांध बना रहे हैं और बांध अगर इन फ्यूचर ये टूट जाता है किसी न कारण से, तो वहाँ पर इस बांध के टूटने से कितने लोगों को यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कितना नुकसान हो सकता है आर्थिक तौर पर, मानवीय तौर पर, जैव विविधता के तौर पर। तो उसके एक नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद नियंत्रणकारी पर्यटन गतिविधियों का संचालन। क्या करना चाहिए? नियंत्रणकारी पर्यटन गतिविधियों का संचालन। वर्तमान समय में क्या होता है कि पर्यटन है, हिमालयी क्षेत्रों को देखना है, झरने देखने हैं, हिमनद देखना है, बर्फ़ देखनी है। इसके लिए क्या होता है कि बड़े स्तर पर जनसंख्या वहाँ पर जाती है, बड़े स्तर पर लोग वहाँ पर पर्यटन के रूप में वहाँ पर ट्रैवल करने जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस क्षेत्र पर एक अत्यधिक दबाव पड़ता है जनसंख्या के कारण, आवश्यकताओं के कारण, संसाधनों के कारण। वहाँ पर नई चीज़ों का फिर निर्माण होगा, उनके रहने के लिए आप घर बनाओगे, होटल बनाओगे, ठीक है, होटल के साथ साथ वहाँ पर अन्य चीज़ों की आप आपूर्ति करोगे, बाज़ार डेवलप करोगे। तो उसके कारण क्या हो गया, बहुत सारी आधारिक संरचनाओं का विकास होगा। और जब बहुत सारी अचानक से आधारिक संरचनाओं का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, उसका जो दबाव होगा वो हिमालय पर पड़ेगा, उसके क्षेत्रों पर पड़ेगा। और हमने पहले ही कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर दबाव पड़ता है तो वहाँ पर वो ऑलरेडी अभी कैसा है, एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी संरचना बहुत मजबूत, सुसंगठित, समायोजित नहीं है, तो उसमें जल्दी टूटने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर पर्यटन इत्यादि, और पर्यटक जो जाते हैं वो भी वहाँ पर नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं, पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर एक तरीके से पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पर आधारिक संरचनाओं में वृद्धि करते हैं, और तीसरा यहाँ पर अन्य प्रकार की संवेदनशीलता को में भी वृद्धि लाते हैं। भूस्खलन हो गया, भूकंपीय क्षेत्रों, वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से हमें अगर पर्यटन को ऐसा नहीं कि रोक देना चाहिए, पर्यटन को हम बढ़ावा ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में लोगों का जो रोजगार है वो पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए पर्यटन को हम वहाँ पर बढ़ावा दें, लेकिन इसके साथ साथ नियंत्रणकारी भूमिका में, अर्थात कितने लोगों को वहाँ पर अनुमति दी जानी चाहिए, कि एक दिन में कितने लोग होने चाहिए, एक हफ्ते में कितने हो या एक महीने में कितने हो। तो इस तरीके की नियंत्रणकारी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ और वहाँ पर निगरानी तंत्र विकसित किया जाए कि उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ पर अनुमति न दी जाए एक दिन या एक हफ्ते के आधार पर। तो उससे कहीं ना कहीं दबाव जो होगा वहाँ पर उस क्षेत्र पर वो कम होगा। इसके बाद आता है कि नियंत्रणकारी पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना। लास्ट में है कि भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हम इसरो जैसी संस्थाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के माध्यम से आपके राष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों को वहाँ पर संचालित करते हैं, आइडियाज़ बताते हैं, सरकार को हेल्प करते हैं, अपनी सेनाओं को हेल्प करते हैं। तो इन राज्यों को भी यहाँ पर वो हेल्प कर सकते हैं, वो ऐसे क्षेत्रों की पहचान को सुनिश्चित कर सकते हैं जो कि भूस्खलन जहाँ ज़्यादा आते हैं, और उन क्षेत्रों को हम पहचान करके जहाँ पर भूस्खलन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं उनकी वहाँ पर निगरानी सुनिश्चित की जाए। निगरानी किस लिए करना, ताकि वहाँ पर क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तेज़ी से हो रहे हैं, उस पर क्या परिवर्तन वहाँ देखने को मिल रहा है, और उससे क्या संभावनाएं इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं, किस तरीके का दबाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ों का आकलन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका सही तरीके से आपका निगरानी होती रहे, ताकि हमें एक डाटा मिलता रहे, उस डाटा के आधार पर हम इन फ्यूचर को लेकर एक अच्छा निर्णय ले सकें और ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकें। तो यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं हिमालय के जो भूस्खलन के संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी निगरानी के लिए, और इसके लिए हम इसरो जैसी संस्थाओं का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भूस्खलन को रोकने संबंधी यहाँ पर 6 उपाय दिए गए हैं। पहला है संवेदनशील क्षेत्रों में खनन कार्य को रोकना, दूसरा है आधारभूत संरचना निर्माण में भूवैज्ञानिकों की सलाह लेना, तीसरा है वनारोपण प्रक्रिया में वृद्धि करना, चौथा है निर्माणकारी प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व ही नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा किया जाना, पांचवा है नियंत्रणकारी पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना, और छठा है भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए रिमोट सेंसिंग के द्वारा, और इसके लिए हम इसरो की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि आपको कैसा यहाँ पर उत्तर लिखना चाहिए, मुख्य भाग में क्या क्या आप लिख सकते हैं। एट द लास्ट निष्कर्ष में बसता क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने जो 2 ही चीज़ें पूछी थी कि हिमालय भूस्खलन क्यों आता है, अत्यधिक प्रवण क्यों है, उसके लिए उसके कारणों की समीक्षा करिए, और दूसरा यहाँ पर इसके अल्पीकरण के उपाय। तो हमने सारी चीज़ों की भूस्खलन हमने बता दिया, प्रभाव के बारे में चर्चा कर ली, कारण उसके बता दिया, अल्पीकरण के उपाय बता दिए।
एट द लास्ट निष्कर्ष कैसा लिखेंगे, तो निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा आप निष्कर्ष लिख सकते हैं जो समस्या समाधान के आधार पर हो। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि देखिए भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है, नेचुरल डिसास्टर है। हम इसको मानव के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता। हम इसे क्या कर सकते हैं, भूस्खलन आने की दर को या भूस्खलन की तीव्रता को या उससे होने वाले नुकसान को वहाँ पर कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही स्पष्ट करना है और इसको ऐसे प्रारंभ कर सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता है। सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि जिसे रोका नहीं जा सकता है, यद्यपि उचित प्रक्रियाओं द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम उचित प्रक्रियाएं जो कि अभी हमने बताया इसके पहले कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कि उचित प्रक्रियाएं अपनाई जाए तो हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे जैव विविधता का संरक्षण भी होगा और जनधन हानि को भी हम कम कर सकते हैं। तो बस एट द लास्ट अपने निष्कर्ष में आप इसको यहाँ पर लिख के अपने उत्तर को आप फिनिश कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रश्न के मुख्य भाग, भूमिका और निष्कर्ष में अपने पूरे प्रश्न को जो डिमांड करता है उसको यहाँ पर लिख लिया। लास्ट पॉइंट के रूप में लास्ट चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँ। लास्ट में है कि 200 जो शब्द हैं उसको कितना कितना कहाँ कहाँ डिवाइड करना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है भूमिका के तौर पर। तो देखिए भूमिका में हम बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैक्सिमम कितने शब्द दे दिए जाने चाहिए, 40 शब्द मान लेते हैं। ठीक है, भूमिका में कितने शब्द आपको देने हैं, भूमिका के लिए आप 40 शब्द दे सकते हैं। इसके बाद मुख्य भाग के पहले पार्ट को भी आप कितने शब्द देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि चलिए हम 60 शब्द दे देते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट को भी 60 शब्द दे दीजिए। तो टोटल कितना हो गया आपका 120 शब्द जो हो गए, 60 120 हो गया आपका मुख्य भाग का, और 40 शब्द हो गए आपके स्टार्टिंग में भूमिका के हो गए। अब 40 शब्द और आपके और बचते हैं जिसका प्रयोग आप निष्कर्ष में कर सकते हैं। तो 40 शब्द में हमने अपने निष्कर्ष को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 40, 120 और 40, तो यहाँ पर आपका इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन के हिसाब से आपका 200 शब्दों में ये उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ज़रूर नहीं कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि 10-20 शब्द एक्स्ट्रा अगर जाता है तो कोई मैटर नहीं है, बस आपकी स्पीड उसके लिए अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रश्न को अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हुए एक अच्छा उत्तर आप वहाँ पर लिख सकें। तो यहाँ पर आज हमने इस प्रश्न को समझा, भूगोल के इस प्रश्न को जो 2016 में पूछा गया था और उसका एक मानक उत्तर क्या हो सकता था उसके बारे में चर्चा की। साथ ही टॉपिक्स के अलग अलग विषयों को यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप अपने उत्तर लेखन की प्रक्रिया में इसके माध्यम से सुधार ला पाएंगे। तो आप आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ चर्चा करते हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, ठीक ठाक रहिए और कोरोना के समय जो इफेक्ट तेज़ी से फैल रहा है उससे अपने आप को बचा कर रखिए। थैंक यू सो मच।